हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूनिट 3। जो बात डिस्कस कर रहे हैं हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड क्या है? BME 503। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं कि यूनिट 3 में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे है इंजीनियरिंग इकोनॉमी एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं डिफिनीशन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ब्रेक इवन एनालिसिस, टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ क्या है, रिसोर्स ट्रेवलिंग। एंड नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेंटरी फंक्शन, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड डिटरमिनिस्टिक्स इन्वेंटरी मॉडल, परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, जहां पे हम एबीसी एनालिसिस एंड वीईडी एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है हमारा कि क्यूइंग थ्योरी क्या होती है, बेसिक ऑफ क्यूइंग थ्योरी क्या है, एलिमेंट ऑफ क्यूइंग थ्योरी, ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये यूनिट 3 में सारे टॉपिक हैं। इनको क्या करेंगे, हम एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम दोस्तों, पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनिट 3 का पार्ट 1। पार्ट 1 में हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन के बारे में एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में। तो चलो दोस्तों, हम करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना है तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं, सारे सब्जेक्ट दोस्तों आपको एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। वो सेमेस्टर वाइज आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वहां पे एक्सेस कर सकते हैं और एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। अब क्या है, वहां पे आपको वीडियो डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का दोस्तों आपको एक्सेस मिल जाएगा और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो दोस्तों देरी ना करें और ऐप को डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को कंफर्ट बनाएं और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो पहला हमारा यहाँ पे क्या है, हेडिंग है डिप्रिसिएशन क्या होता है। देखो, डिप्रिसिएशन थोड़ा समझते हैं पहले। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसके मतलब की बात करूं तो क्या है, एक हमारी मशीन है। एक मशीन को हम क्या कर रहे हैं, कुछ टाइम हमने यूज किया, सपोज दैट कुछ टाइम यूज किया, तो हमारी ये मशीन क्या थी, तब हमने नई मशीन लिया था, न्यू मशीन लिया था, तो ये 10,000 का था। फिर यहाँ पे कुछ टाइम जब हमने यूज किया, सपोज दैट हमने 5 साल इसको यूज किया, 5 ईयर यूज कर रहे हैं, तो क्या हुआ, 5 ईयर यूज करने के बाद यही मशीन का प्राइस क्या हुआ, 5,000 हो गया। ठीक है, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं या फिर मशीन हम यूज करें या फिर इसमें वियर और टीयर हो, यानी ये जो मशीन का मूल्य है ये क्या हो, रिड्यूस हो जाए। तो ये जो रिड्यूस हो रहा है किस किस कारण से होगा, पैसेज ऑफ टाइम होगा, हो सकता है मशीन हमारी ओल्ड हो गई हो, या उसमें वियर टीयर आ रहा हो, या उसका जो मॉडल है वो ओल्ड हो गया हो। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ओल्ड होने का, तो ये जो रिडक्शन हो रहा है इसे हम कहते हैं डिप्रिसिएशन। ओके, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या हुई, कमी या ह्रास। तो कह रहा है डिफिनेशन, डिप्रिसिएशन इज अ सिस्टम रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट। कोई एसेट है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, रिडक्ट हो रही है ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, जो हम यूजफुल कर रहे हैं। तो ड्यू टू द वियर, किसके कारण हो रही है, वियर एंड टीयर, यूज पैसेज ऑफ टाइम एंड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है इसका। फिर कह रहा है कि इट इज यूज्ड इन अकाउंटिंग टू एलोकेट कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर द पीरियड इन विच इट जनरेट द रेवेन्यू। ओके, तो नेक्स्ट हम समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। ये क्या है, कंटिन्यू, देखो क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। पहले इसका मूल्य क्या था, यहाँ पे देखो ज्यादा था, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम, थोड़ा कम और कम, यानी कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये जो रिडक्शन की कारण क्या हो सकता है, वियर टीयर हो सकता है, या लॉन्ग लाइफ तक हम यूज कर सकते, पैसेज ऑफ टाइम यूज कर रहे हैं, या मशीन हमारी पुरानी हो गई है, तो ये होता है डिप्रिसिएशन। समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन किन कारण से आता है। ठीक है, तो चलो कारण समझते हैं। फिर मैंने एक क्या किया, न्यू मशीन लिया। मैं, अच्छा एग्जांपल है इसीलिए मैं न्यू मशीन ले रहा हूं ताकि आपको एग्जांपल थोड़ा समझ में आएगा। तो ये चीज आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है,
तो हमने क्या किया, एक मशीन लिया, तो मशीन हम जब ले रहे हैं तो डिप्रिसिएशन का मैंने क्या बताया, एक तरीके से उसकी कमी, तो कमी या उसके मूल्य में घटाव। ओके, तो डिप्रिसिएशन किस कारण से आएगा, वियर और टीयर। हमने एक मशीन ली, उसको यूज कर रहे हैं, उसके पार्ट कुछ वियर होंगे, टीयर होंगे, टूटेंगे फूटेंगे, तो ये क्या है, कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन है। ठीक है, फिजिकल डीके, फिजिकल डीके को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी बिल्डिंग से या मशीन से। हम कोई केमिकल्स है या केबल है या बिल्डिंग है, वो क्या होगी, क्लाइमेट की वजह से अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, डीके होंगे। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, एक तरीके का डिप्रिसिएशन है। एक्सीडेंटल से मतलब क्या है, कोई हमने न्यू मशीन ली, उसमें क्या हो रहा है, या फिर कोई उसमें एक्सीडेंट हो गया है, या मशीन में कोई टूट गया है, पार्ट टूट गया है, या मैन पावर को काफी हानिकारक हो रही है, तो एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल का पार्ट है। इनएडिक्वेसी क्या करता है, इनएडिक्वेसी का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहा है, हमें हमें सपोज दैट एक मशीन में उसकी इफिशियंसी रिड्यूस होना। एक मशीन हमने लिया, जैसे मशीन हमने लिया, पहले क्या है, जब ये न्यू मशीन थी 80% इफिशियंसी थी, कुछ टाइम ऐसा आया, इसकी इफिशियंसी क्या हो गई, 60% हो गई, यानी रिडक्शन हो गया इफिशियंसी का। जब इफिशियंसी का रिडक्शन होगा, तो सपोज दैट हमें क्या है, 1 लाख प्रोडक्ट हम बना रहे थे, अप्रोक्सीमेट कितना बना रहे थे, 1 लाख बना रहे थे, तो अब उसको गिवन टाइम में हम नहीं बना पा रहे हैं, यानी कस्टमर की जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके का डिप्रिसिएशन है। तो ये कह रहा है कि इक्विपमेंट इफिशियंसी रिड्यूस टू यूज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ड्यू टू दिस मशीन बिकम्स inadequate टू मीट द डिमांड। ओके, अब आता है ऑब्सोलेशंस क्या होते हैं। ऑब्सोलेशंस का मतलब क्या होता है, मॉडल्स है। ठीक है, हमने एक मशीन लिया था, जब हमने पहले एक मशीन लिया था, तो इसके जो फीचर हैं, या हम कह सकते हैं इसमें जो एक तरीके सा जो टेक्निकली चेंज है, वो इसमें क्या था, नहीं थे। अब हम जो नई मशीन लिए हुए हैं, अब जो मॉडल की आ रही है, उसमें कई सारे फीचर हैं, एडवांस फीचर है, यानी हम कह सकते हैं सीएनसी है, ऑटोमेटेड मशीन है, तो ये क्या है, आउटडेटेड का एक पार्ट है। ड्यू टू साइंटिफिक एडवांसमेंट लार्ज चेंज टेक प्लेस एवरी डे, सही बात है, समय के अनुसार मशीनें चेंज हो रही हैं, तो ए न्यू मशीन में बी इंट्रोड्यूस इनटू द मार्केट विच इज मोर इफिशिएंट दैन द एग्जिस्टिंग मशीन। जो हमने लिया था मशीन, उससे अच्छी मशीनें मार्केट में अवेलेबल है, तो ये क्या है, एक तरीके का हमारा डिप्रिसिएशन है। ड्यू टू द न्यू मशीन द एग्जिस्टिंग मशीन बिकम्स द आउटडेटेड, तो ये जो हमने मशीन लिया है वो क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई, तो ये क्या है, कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन है। इन कारणों से जो हमारा डिप्रिसिएशन है वो क्या होता है, हमें कैलकुलेट होता है या देखने को मिलता है। समझ में आ गया, चलो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन। क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव है। पहला, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। कहने का मतलब, जो डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो डिप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें उसकी एग्जैक्ट कॉस्ट पता चलती है। सपोज दैट हमने जब न्यू मशीन लिया था, उसकी कॉस्ट क्या थी, 10,000 थी, जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, हमने 5 ईयर यूज किया, मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई, 5,000 होगी, कितने ईयर बाद, 5 ईयर बाद। तो ये जो हमने 5,000 कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट रिडक्ट हुई है कि नहीं हुई, तो ये क्या है, डिप्रिसिएशन हमें पता। ठीक, असर्टेनेट असर्टेनिंग द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, जो उसका प्रॉफिट है या लॉस है वो है कि नहीं एग्जैक्ट। ठीक है, डिप्रिसिएट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, प्रोवाइडिंग द एसेट रिप्लेसमेंट, उसमें हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये पता चलता है, एडिंग द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होगा, एंड अवेलिंग टैक्स रिलीफ, और उसमें टैक्स रिलीफ कितना होगा वो पता चलता है। तो डिप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी होता है। ये क्यों ऑब्जेक्टिव है, कि ये पॉइंट हमें इसके क्या है दोस्तों, पता चलते हैं। समझ में आ गया। अब आते हैं, जैसा कि मैंने बताया अभी, डिप्रिसिएशन आपने पढ़ा, समझा, तो बात करते हैं इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे हम। क्यों, क्योंकि मेन क्या है, इसके कैलकुलेशन है, तो हम बात करते हैं कि जो डिप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के कई सारे मेथड है, जिसमें हमारा पहला मेथड है बिल्कुल सिंपल, जो यूज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको शार्ट कर में आपके एग्जाम में कभी कभी SLM भी लिखा रहता है। और सेकंड हमारा होता है सिंकिंग फंड मेथड, इसको हम SFM से डिनोट करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा होता है फिक्स परसेंटेज मेथड, यस पी एम। ओके, आता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, आईपीएम। ठीक है, तो ये जो 4 मेथड हैं, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो डिप्रिसिएशन होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। आगे हम अब समझते हैं वन बाय वन किनका क्या मतलब है। अभी मैं जब कैलकुलेशन बताऊंगा तो आपको एग्जैक्ट और अच्छा समझ में आने वाला है कि इनका मतलब क्या है। ओके, क्योंकि अभी आप क्या है, अभी आप स्टूडेंट हैं तो आप इंजीनियरिंग वे में सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको रिव्यू नहीं मिल पा रहा, यानी आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। अब जब न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा आपको जनरल भाषा में, तो आपको और अच्छा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं एसएलएम मेथड क्या होता है या स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हमारा होता है जो मेथड डिप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। इन दिस द सेम अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ठीक है, कहने का मतलब जो अमाउंट है डिप्रिसिएशन का, जो चार्ज है, वो एवरी ईयर क्या होता है, एक तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल अगर हमें डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट जो एसेट है वो क्या है उसका, यानी कोई प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट क्या है। अब कॉस्ट में कुछ स्क्रैप वैल्यू भी ऐड होगी। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, और यूनिट लाइफ ऑफ ईयर, यानी कितना ईयर हम यूज कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। तो चलो समझते हैं एक एग्जांपल से, अब आपको और अच्छा समझ में आने वाला है, जैसे कि मैंने बताया एग्जांपल। ठीक है, पहले पढ़ते हैं कुछ थोड़ा से फॉर्मूले। अगर हमें कॉस्ट ऑफ एसेट में हमारी क्या क्या चीजें आती हैं, कि उसमें हमें परचेस प्राइस है, इंस्टॉलेशन है, और जो अदर कॉस्ट है वो आती है। कहने का मतलब हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट को लिया, हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया। जब हम प्रोडक्ट लेंगे या मशीन लेंगे, चलो मशीन लेते हैं, ज्यादा आपका समझ में आने वाला है। जब हम कोई मशीन लेंगे तो ये मशीन का सपोज दैट प्राइस कुछ भी रहा होगा, हमने 10,000 मान लिया इवन क्वांटिटी में, तो ये तो 10,000 क्या इस मशीन का प्राइस है। क्या होगा, इसमें चार्ज लगेंगे। कैसा चार्ज, इंस्टॉलेशन चार्ज हो सकता है। ठीक है, और वर्क चार्ज हो सकता है, जो मशीन मूव होगी एक जगह से दूसरी जगह आएगी। आपने देखा होगा जब आप फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से कोई सामान लेते हैं तो उसमें चार्ज इंक्लूड रहता है ना। तो इसी तरीके से मशीन को मान लो कि वो चार्ज, पूरे जो भी चार्ज लगेंगे, जब तक हमारी मशीन एक तरीके से रनिंग कंडीशन में ना आ जाए, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट, उसकी वर्किंग की, टूलिंग की, सेटअप की, मैन पावर, वो होती है हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट। ओके, अब स्क्रैप वैल्यू में क्या है, एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इन द एंड ऑफ लाइफ। उसमें जो जो हम एक्स्ट्रा यूज करेंगे स्क्रैप, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ में वो कैलकुलेट होगा। यानी हमने कुछ टाइम तक 5 ईयर यूज किया तो इसमें क्या क्या हमने कॉस्ट को इन्वेस्ट किया वो है। ठीक है, एंड यूजफुल लाइफ, हमने उसको कितनी लाइफ तक उसको जो एसेट है हमारा उसको हमने यूज किया। समझ में आ गया होगा, जनरल एग्जांपल बता रहा हूं। चलो, मैंने मान लिया एक मशीन की कॉस्ट कितनी है, 1,20,000 है, और जो स्क्रैप वैल्यू थी उसकी 20,000 थी, और यूजफुल हमने जो लाइफ उसको 5 साल यूज किया। ठीक है, एक मशीन को। तो चलो करते हैं इसकी एनुअल डिप्रिसिएशन कितनी आएगी। चलो, एक तो मैंने फॉर्मूला भी जस्ट बताया आपको, क्या समझाया था कि कॉस्ट का एसेट कितना है, स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो ये क्या है, एक्चुअल वैल्यू आपको दिख रही 1,20,000 थी, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ यानी 5 ईयर। तो कितना आ गया, ये आ गया 20,000। ये 20,000 है, ये ईच ईयर का डिप्रिशिएशन है। यानी ये जो कॉस्ट है यही हमारी लॉस हो रही है, यानी रिडक्ट हो रही है। समझ में आ गया क्या है मतलब। चलो, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा और हम समझेंगे, ग्राफ से समझेंगे, ताकि हम और अच्छे से समझ पाए। चलो, मैंने मान लिया यहाँ पे मैंने वो क्या दिखाया, ईयर दिखाया है, ओपनिंग वैल्यू दिखाया हुआ है, डिप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको अभी 1 मिनट रखो। ये हमारा क्लोजिंग वैल्यू। देखो, आपको थोड़ा समझाता हूं मैं। हमने फर्स्ट ईयर जब सामान लिया था इतने का, तो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया आपको, जो उसकी डिप्रिसिएशन कितनी है, 20,000 है। ठीक है, अब इस 20, यानी अगर घट के इसको माइनस कर देते हैं, यहां से माइनस कर दिया हमने, तो 1 लाख आएगा। सेकेंड ईयर में हमने जो यूज किया, तो ये सामान अब कितने का हो गया, 1 का हो गया, ये वाले का। अब 20,000 इसमें क्या हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, कितना हुआ, 80,000।
फिर ये 80,000 में 20,000 का डिप्रिसिएशन होगा 60,000, फिर 60 का 20 माइनस 40, 40 का 20 माइनस 20, तो ये 20 स्क्रैप वैल्यू मिल गई आपको, डिप्रिसिएशन मिल गया। तो यहाँ पे अगर हम ग्राफ को दिखाएं, ग्राफ से दिखाएं, तो मैं कह सकता हूं ये हमारी क्या एसेट की वैल्यू थी, ये हमारा क्या है ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक ईयर में मैंने यहाँ पे दिखाया 5 ईयर में जो एसेट की वैल्यू क्या है इतनी है। तो ये क्या है हमने डिवाइड किया है, इस तरीके से हम ग्राफ को दिखा सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन यही शो कर रहा है। तो यहाँ पढ़ो द ग्राफ स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिसिएशन द शोइंग एसेट वैल्यू डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म एवरी ईयर अंटिल इट रीच द स्क्रैप वैल्यू, यानी कंटिन्यू जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और तब तक रिड्यूस हो रही है जब तक स्क्रैप वैल्यू तक उसके ना पहुंच जाए। समझ में आया? यानी कहने का मतलब देखो यहाँ पे जो लॉसिंग स्क्रैप वैल्यू था और जो डिप्रिशिएशन था वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है? चलो आशा करता हूं इजी है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिंकिंग फंड मेथड क्या होता है। सिंकिंग फंड मेथड से आप थोड़ा सा समझो, हम वहां पे देखे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं, पहले डिप्रिसिएशन समझाता हूँ तब समझ में आएगा। इन दिस मेथड डिप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज डायरेक्टली एज एन एक्सपेंस ईच ईयर। यहाँ पे हमें ईच ईयर में चार्ज नहीं देना इस तरीके से, किस तरीके से करना है, इसके बजाय द बिजनेस set aside a fixed amount of money every year and invest in appropriate security like the bond, fixed deposit। इस पे क्या होता है सिंकिंग मेथड में, जब हम किसी सामान को खरीदते हैं तो उसको एक फिक्स वैल्यू पे हमें क्या करना है, पे करना पड़ता है, उसकी जो मतलब जो रिडक्शन है उसका। तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द एसेट यूजफुल लाइफ द अकमुलेटेड फंड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो रहेगा विल इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड इट्स स्क्रैप वैल्यू। दिस फंड देन यूज टू रिप्लेस द एसेट। कैसा? देखो अगर हमें श्रिंकेज निकालना है, ए इक्वल टू सी माइनस एस एस एफ एफ आई एन, इसका मतलब क्या है, श्रिंकिंग फंड फैक्टर। ओके, किस तरीके से, ए इक्वल टू क्या है, एनुअल सिंकिंग फंड इंस्टॉलेशन है जो हमें कैलकुलेट करना है। सी क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट है जो हमने सामान को लिया एक्चुअल प्राइस पे। स्क्रैप वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यहाँ पे जो श्रिंकिंग फंड फैक्टर कैलकुलेट करना है वो होगा ए प्लस आई की पावर एन माइनस वन अपॉन आई ब्रैकेट में वन प्लस आई की पावर एन, जहां पे आई क्या है, इंटरेस्ट रेट है, जो हमने सामान लिया है उसमें कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है और कितने टाइम तक लग रहा है। तो समझ में आया श्रिंकिंग फंड मेथड का क्या है। सब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट हमने एक सामान लिया 10,000 या 20,000 का, इसमें क्या है, अब हमें इसकी इंस्टॉलेशन रिडक्शन देना है, हम मान रहे हैं कि जो इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ रहा है वो 1% का है। तो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। अब एग्जाम्पल में एक समझाऊंगा तो आपको और अच्छा क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। देखो और अच्छा एग्जाम्पल है, कॉस्ट ऑफ एसेट हमारी क्या था, 1 लाख था। स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू नील है। तो अनयूजफुल लाइफ 5 ईयर है, इंटरेस्ट रेट कह रहा है कि 5 है। तो अगर हमें एसेट को कैलकुलेट करना है तो मैंने बताया, क्या बताया, सी माइनस एस कितना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फार्मूले को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है कि वन प्लस आई की पावर एन माइनस आई वन प्लस आई की पावर एन, इसको क्या है चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 1 प्लस 0.5, ठीक है, की पावर 5, क्योंकि इतने कितना है 5 ईयर है, ठीक है। चलो एक बार फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे देखो 1 प्लस आई, आई क्या है, इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, कि उसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो देखो यहाँ पे देखो फिर से ये वाला फॉर्मूला, तो ठीक है, 1 प्लस आई एन माइनस वन इंटू, यहाँ पे देखो मैंने आपको फॉर्मूला क्या पढ़ाया अभी, 1 प्लस आई की पावर 5 माइनस वन अपान आई एंड 1 प्लस आई की पावर एन, ये फॉर्मूला बताया अभी। किसके लिए, ये मैंने बताया श्रिंकेज फंड फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए, एसएफएफ के लिए, ठीक है।
तो चलो ऐसा को कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा समझते हैं आपको। यहाँ पे 5% का मतलब क्या है, 5/100, तो करेंगे तो 0.05 आएगा। इसी को तो मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस 0.05 की पावर 5 - 1, और यहाँ पे कितना हो गया 0.05 इनटू में है, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.05 की पावर 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। पावर n का मतलब क्या है 5 - 1, 0.05 इंटू 1.05 की पावर n, वही है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 4.329। फाइनली जो फॉर्मूला था वो कितना था, a इक्वल टू सी माइनस एस अपान एस एफ एफ, यही था फॉर्मूला, और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 23,100 रुपए। तो क्या कह रहा है कि एवरी ईयर जो ये अमाउंट आया है इसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे विथ 5% कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 5 ईयर, द टोटल अमाउंट विल बी द इक्वल 1 लाख। समझ में आ गया कि क्या कैलकुलेट करते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ओके, इन्वेस्ट हो रहा है इस पे। चलो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो समझते हैं। प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट एसेट्स, ये भी एक इसमें रिप्लेसमेंट का प्रोसेस रहता है, तो हमें ये कैलकुलेट करने को मिल जाता है। टेक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनटू द अकाउंट, क्या इंटरेस्ट होगा वो हम ले सकते हैं। मोर साइंटिफिक देन द स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये क्या है, मोर साइंटिफिक है अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को कंपेरिजन करते हैं। तो चलो थोड़ा सा समझते हैं इसके एडवांटेज के बारे में कि इसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज में हम पढ़ेंगे इंश्योर रेडी फंड फॉर रिप्लेसमेंट, हमें क्या है, अगर हमने फंड को क्या कर सकते हैं, जो हमारा एसेट है उसमें हम रिफंड करेंगे, यानी रिप्लेस कर सकते हैं जो हमारा फंड है। एंड प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम द सडन हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। और क्या हो सकता है, हम जो अपना सामान ले रहे हैं उसको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या है, मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन सिंपली मेथड से, एंड रिक्वायर केयरफुल इन्वेस्टमेंट एंड अकाउंटिंग, हमें क्या करना पड़ेगा, जो इन्वेस्टमेंट है वो केयरफुली करना पड़ेगा, और जो काउंटिंग है अकाउंटिंग है वो भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, क्या कर रहा है कि बुक वैल्यू एसेट कितना है, ईयर कितना है, और यहाँ पे मैंने दो चीजें दिखाई है, कंपेरिजन ऑफ डिप्रिसिएशन मेथड, यहाँ पे जो ये वाली लाइन है वो शो कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड को, और ये वाला मेथड शो कर रहा है सिंकिंग फंड मेथड को। समझते हैं कि क्या कह रहा है, क्या वैल्यू है। सिंकेज फंड मेथड मींस सिटिंग aside and investing equal annual amount so that with accumulated interest enough fund are available to replace the asset at the end of useful life, ओके। और यहाँ पे SLM क्या है, वैल्यू डिक्रीज होती है यूनिफॉर्म ईच ईयर पे, ठीक है। और ऐसे FM में क्या होता है, जो डिप्रिसिएशन होता है इज लोअर एट फर्स्ट, कहने का मतलब एसेट वैल्यू फॉल्स स्लोली बट एक्सेलरेट लेटर ड्यू टू द कंपाउंडिंग इफेक्ट ऑफ द फंड, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, ये मेन जो कैलकुलेशन मैंने दिखाया है ये कैलकुलेट करने का मेथड होता है। अगर मैं बात करूं इसका, काफी लंबे कई सारे न्यूमेरिकल भी हैं, बट आपके जो सिलेबस में वो थ्योरी था, फिर भी मैंने एक न्यूमेरिकल लेके आपको समझाया हुआ है, ठीक है। आपका जो सिलेबस है वो उतना आपको सिर्फ मेथड पढ़ना था, और मेथड में कुछ पॉइंट पढ़ने थे, ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि फिक्स परसेंटेज मेथड क्या होता है। तो वो फिक्स परसेंटेज मेथड में क्या होता है कि कोई भी हम सामान ले रहे हैं, तो कितने परसेंटेज उसमें जो इंटरेस्ट जाता है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं डिप्रिसिएशन को। तो कहता है कि इन दिस मेथड डिप्रिसिएशन रिजर्व ड्यूरिंग एनी ईयर इज अ फिक्स परसेंटेज से ऑफ द एक्स ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस टोटल accumulated डिप्रिसिएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नहीं समझ में आया, अभी फॉर्मूले से आगे हम समझेंगे। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ए डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी हम इसे कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सी बी द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो सी हमारा क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। एन क्या है, एन ईयर लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट है,
अगर हमें एनुअल डिप्रिसिएशन को ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर से कैलकुलेट करना है तो सी एक्स अपान 100 करते हैं, ठीक है। तो ये होता है फिक्स परसेंटेज मेथड। यहाँ पे परसेंटेज जो है, जो एक्स है ये वाला, ये फिक्स रहता है कि कितने परसेंट पे हमें करना है। सपोज दैट हम पढ़ते हैं रिमेनिंग बैलेंस, अगर हम बात करें एन ईयर शुड बी इक्वल टू द स्लीवेज वैल्यू एक्स के लिए, तो सी इक्वल टू सी इंटू 1 - x/100 की पावर एन। इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आपने इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये चीज पढ़ी भी होगी, ठीक है। तो चलो एक न्यूमेरिकल यहाँ भी समझते हैं कैलकुलेट करने का मेथड, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा क्योंकि एग्जांपल से अच्छा समझ में आता है। तो कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने मान लिया, देखो रेट ऑफ जो डिप्रिसिएशन है वो मैंने 10% रखी है, ठीक है। और लाइफ ऑफ द ईयर कितनी है, 5 है। तो कितना अमाउंट होगा, ये क्या है, ये फिक्स है। यहाँ पे देखो कैसे, फर्स्ट ईयर में अगर हम कैलकुलेट करें 1 लाख था, 1 लाख डिप्रिसिएशन 10, क्लोजिंग वैल्यू कितनी हुई 19,000। 19,000 का फिर 10% कितना होगा 9, कितनी वैल्यू बची माइनस होने के बाद 81। फिर 81 को हमने क्या किया 10% कैलकुलेट किया, परसेंटेज यहाँ पे कॉमन है ना, देखो वही कह रहा है कि कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे इतनी वैल्यू बचेगी। फिर इसको हम क्या करेंगे 10% से इतनी वैल्यू को माइनस करेंगे, इतना बचेगा। इस तरीके से हम क्या किया गया 5 ईयर में हम क्या कर रहे हैं, पूरी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी 1 लाख ओपनिंग वैल्यू थी, जो क्लोजिंग वैल्यू होगी वो 5,9,049 होने वाली है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको क्या इसका मीनिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, एक मेथड होता है डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ऑफ द डिप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू को समझते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या है। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज कॉल्ड द एंटी इंश्योरेंस मेथड, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, एन्युटी इंश्योरेंस मेथड कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है, हियर इंस्टेड ऑफ द इन्वेस्टिंग मनी in a sinkage fund, the business take out an insurance policy to cover the replacement of an asset at the end of its useful life। यहाँ पे हम एक पॉलिसी की तरह इसको हम यूज करते हैं। कैसे, देखो सपोज दैट एसेट की वैल्यू इतनी थी, लाइफ ऑफ ईयर हमने इतना यूज किया और स्क्रैप वैल्यू क्या है, नहीं है। तो कंपनी टेक आउट एंड इंडू वेंट द पॉलिसी, 1 लाख जो उसकी मैच्योरिंग रहती है इन 5 ईयर में, हम क्या करेंगे, सपोज एनुअल जो प्रीमियम उसका बनेगा वो 18,000 बनेगा। यानी आपने देखा होगा, आप जब किसी सामान को खरीदते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक तरीके का छूट पाने के लिए हर इस अमाउंट को वो क्या करता है, थोड़ा बढ़ा देता है। और आप क्या करते हैं, पॉलिसी मान लीजिए या फिर उसको छूट मान लीजिए, उतने टाइम में 5 ईयर में या 6 ईयर में एक अमाउंट डिसाइड हो जाता है, फर्स्ट अमाउंट, और उसी को इंस्टॉलेशन वाइज आप क्या करते हैं, उसको उस पूरे अमाउंट को पे करते हैं। तो ये एक होता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, ठीक है। एवरी ईयर आपको 18,000 देना है, इट चार्ज एज डिप्रिसिएशन प्रीमियम पीरियड। वही कह रहा हूं, अब इस इन्वेस्टमेंट को जो हम 18,000 देंगे 5 ईयर, वो क्या होगा, इसको कैलकुलेट करेगा पूरे, ठीक है। एट द एंड ऑफ 5 ईयर द इंश्योरेंस कंपनी पे दिस अमाउंट विच रिप्लेस द एसेट। तो समझ में आया, ये इसका मीनिंग होता है, समझिए आप इसको यूज भी करते हैं। तो ये क्या है, एक डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की मेथड है, ठीक है। एडवांटेज की बात करते हैं कि क्या इसके एडवांटेज है, वेरी सेफ है एंड सिक्योर मेथड होता है, इलिमिनेट नीड फॉर द बिजनेस हैंडलिंग, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है हमारा, ठीक है। इंश्योर दैट फंड आर डेफिनेटली अवेलेबल फॉर द रिप्लेसमेंट, ठीक है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, प्रीमियम में बी हायर देन द अदर मेथड, जो प्रीमियम जो बताया पॉलिसीज होती है वो हायर हो जाती है, लेस फ्लेक्सिबल होते हैं, डिपेंड ऑन द इंश्योरेंस कंपनी टर्म के अकॉर्डिंग, जो कंपनी की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना, चलना पड़ता है। तो ये एक क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइड बाय द पेइंग फिक्स एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। जैसे कि आपने देखा होगा एलआईसी आप करते हैं, आप एलआईसी करते हैं, उसमें क्या होता है, वो कहता है कि आप 10 साल 10 ईयर में इतना अमाउंट पर ईयर, या कितना भी, मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूं, इतना जमा करो, उसके बाद आपको कंपनी कितने साल में इतना देगी। तो ये क्या है, फिक्स का अमाउंट है, ठीक है, एनुअल इंश्योरेंस की तरीका है। तो इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, एट द एंड ऑफ एसेट लाइफ द इंश्योरेंस पे आउट यूज टू रिप्लेस द एसेट। ओके, समझ में आ गया। चलो
इसको समझे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। चलो, ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है पहले आप समझो। अगर मैं बात करूं, ब्रेक इवन एनालिसिस हमें बताता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वैल्यूम एंड प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, ये होता है मेन ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब। तो चलो पढ़ते हैं क्या है, एक एक पॉइंट को समझते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस स्टेबलाइज द रिलेशनशिप एमंग द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रॉफिट, कि क्या प्रॉफिट हो रहा है उसमें क्या है, अच्छा सा रिलेशन बताता है जो इंडिकेट करता है कि दैट व्हाट लेवल द कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर इन इक्विलिब्रियम। उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें रेवेन्यू क्या जनरेट हो रहा है, वो हमें एक तरीके से कैलकुलेट करता है। यह एक सिंपल मेथड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए मैनेजमेंट को कि इफेक्ट ऑफ चेंज उसमें क्या है, उसके वैल्यूम में और उसके प्रॉफिट में। तो इसीलिए एक लाइन में हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन cost, value, and profit. Okay, the detailed analysis of break-even analysis data will help the management to understand the effect of alternative decision that convert the cost from the variable to fixed. Okay, the cost which increase sales value and the revenue. तो ब्रेक इवन एनालिसिस हमें बताता है कि हमें आगे अपने जो कॉस्ट है, जो रिवेन्यू है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। इट इज ए पावरफुल टूल इन इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ द एक्शन। तो समझ में आ गया ब्रेक इवन एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट टूल है किसी भी मेथड को, कॉस्ट को, वैल्यूम को और उसके प्रॉफिट को समझने के लिए। तो समझ में आ गया ये पॉइंट। बात करते हैं एजम्पशन इन ब्रेक इवन एनालाइज। अगर हम ब्रेक इवन एनालाइज करते हैं तो क्या क्या एजम्पशन है उसके। पहला, जो सेलिंग प्राइस है विल रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल सेल्स लेवल। ओके, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना, क्वांटिटी डिस्काउंट आर नॉट अवेलेबल, यानी उसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा, जो उसका प्राइस है कांस्टेंट प्राइस में रहेगा, सेलिंग प्राइस। पहले पॉइंट ये ध्यान में रखना है। देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेल्स वैल्यू एंड कॉस्ट में एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। द कॉस्ट आर डिवाइड इन टू कैटेगरी, फिक्स कॉस्ट, ठीक है, दोज कॉस्ट विच डज नॉट वेरी विद द वैल्यू, नहीं होना चाहिए, एंड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विल बी वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी। यानी ये एजम्पशन है उसके, जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड सेल्स क्वांटिटी आर इक्वल, यानी जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जो सेल्स कर रहे हैं, वो बराबर होना चाहिए, कोई इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। इसको कैलकुलेट जब हम कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं तो डाटा को, ठीक है। नो अदर फैक्टर विल इन्फ्लुएंस द कॉस्ट एक्सेप्ट द क्वांटिटी, कोई अदर हमें इफेक्ट नहीं लेना है। तो ये क्या है, एजम्पशन है ब्रेक इवन एनालाइज को कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो पढ़ते हैं आगे हम। जैसा कि हमने समझा, हमारा जो ब्रेक इवन एनालाइज के कॉस्ट को, उसमें जो वैल्यूम है और जो प्रॉफिट है उसके बारे में बताता है। यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट को समझते हैं कि किस पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट रिफर टू द लेवल ऑफ सेल्स एट विच द सेल्स इनकम रेवेन्यू इक्वल टू द टोटल कॉस्ट। नहीं समझ में आया, देखो ये आप पहले इसको लाइन को समझो तो समझ में आएगा। ये क्या है, कॉस्ट है, ठीक है। जो कॉस्ट है वो उसकी वाई एक्सिस में है और एक्स एक्सिस में क्या है, उसकी क्वांटिटी है, ठीक है। और जो ये डॉटेड डॉटेड लाइन है, ये फिक्स कॉस्ट को बता रहा है। और ये जो ये वाली आपको लाइन दिख रही है, ये क्या होती है, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है, ठीक है। अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करते हैं तो ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये क्या टोटल कॉस्ट होता है, क्या होता है, टोटल कॉस्ट होता है ये वाली लाइन, ठीक है। और जो उसका रेवेन्यू है, जो सेल्स रेवेन्यू है, वो इस लाइन को कहते हैं। अब क्या है, जो इस तरह का प्रोसेस है, इस तरफ का, वो लॉस होता है। क्या होता है, ये लॉस को बताता है और ये उसकी प्रॉफिट को बताता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। वो पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि विच द सेल्स
income revenue equal to the total cost. It is a point, ध्यान से पढ़ना ये लाइन, it is a point at which the profit is zero. At point profit is zero, the quantity produced sold above break even point result in the profit. अगर इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा है, ब्रेक इवन एनालाइज पॉइंट रिजल्ट इन प्रॉफिट, अगर क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर को, तो उसमें हम प्रॉफिट में जाएंगे, ये हमारा क्या प्रॉफिट है. एंड क्वांटिटी बिलो ब्रेक इवन पॉइंट रिजल्ट इन लॉस, इसके नीचे जो क्वांटिटी बन रही है वो हमारी क्या है, लॉस है. समझ में आ गया. द ब्रेक इवन पॉइंट इज रीच व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट आर कंप्लीटली रिकवर. जो फिक्स कॉस्ट है उसकी प्रॉपर रिकवर हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. देखो क्या कहता है कि इट हेल्प टू डिटरमाइन लेवल ऑफ सेल्स, यानी लेवल ऑफ सेल्स क्या है, उसका प्रोडक्शन है, एट द कंपनी नाइदर मीट ए प्रॉफिट नॉर इंश्योर ए लॉस, द पॉइंट इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. यह एक ऐसा पॉइंट है जहां पे न लॉस है न प्रॉफिट है. क्यों, इस वाला पॉइंट क्या था, ज्यादा कुछ मैंने कलर कर दिया शायद इसलिए समझ नहीं आ रहा. ये वाला क्या था, लॉस था. ठीक है, ये क्या था, प्रॉफिट था. तो ऐसा पॉइंट जहां पे ना लॉस हो रहा हो ना प्रॉफिट हो रहा हो, उस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट. समझ में आया कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है. इट हेल्प टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स प्रोडक्शन एट विच द कंपनी नाइदर मेक ए प्रॉफिट नॉर इंश्योर लॉस, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. चलो समझते हैं आगे. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने क्या क्या बताया है. ब्रेक इवन जो चार्ट होती है, जो एक्स एक्सिस वो होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बताता है. ठीक है, जो वाई एक्सिस है वो उसकी कॉस्ट को बताता है. फिक्स कॉस्ट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है. टोटल जो कॉस्ट लाइन होती है फिक्स कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट से बनती है, टोटल कॉस्ट है. ठीक है, सेल्स रिवेन्यू लाइन स्टार्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, जो सेल्स रिवेन्यू लाइन है ऑरिजिन से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इंट्रैक्शन ऑफ सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इक्वल टू द ब्रेक इवन पॉइंट हम कहते हैं. तो समझ में आ गया. बिल्कुल इजी वे में मैंने ये लैंग्वेज लिखा हुआ है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है. तो चलो आगे हम इसको कैलकुलेट करना भी थोड़ा सीखेंगे. देखो यफ मैंने दिखाया हुआ है रिप्रेजेंट द फिक्स कॉस्ट. यफ क्या है, फिक्स कॉस्ट को बताएगा. क्यू क्या है, क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड हम कितनी कर रहे हैं. पी क्या है, सेल्स प्राइस पर यूनिट क्या रहेगा. ए क्या है, उसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है. ठीक है, अगर हम बी और क्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसे हम टोटल इनकम रेवेन्यू कहेंगे. और ए और क्यू को अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. समझ में आया. अगर हम टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि फिक्स कॉस्ट क्या है एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या है. फिक्स कॉस्ट को हम एफ से डिनोट करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट ए इंटू क्यू होता है. क्यू क्वांटिटी हम कितनी प्रोड्यूस किया, सेल किया, और उसकी वेरिएबल कॉस्ट क्या थी पर यूनिट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि अभी हम आगे कैलकुलेट करने वाले हैं, सीखने वाले हैं. ठीक है, एट बीपी टोटल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल इनकम. जैसे कि मैंने बताया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल इनकम कितना है, यानी न लाभ न हानि, दिस इज कॉल्ड द ब्रेक इवन पॉइंट. तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल इनकम. टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इक्वल टू द टोटल इनकम. टोटल इनकम का मतलब बताया बी इंटू क्यू. ठीक है, तो अगर हमें Q इक्वल टू निकालना है तो हम क्या सकते हैं F एंड डिवाइड बाई B माइनस क्यू. ठीक है, क्योंकि ये क्या होने Q कॉमन A माइनस बी बचेगा तो B माइनस ए. ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन की अगर हम कैलकुलेट करना है, अगर हमें कंट्रीब्यूशन आगे कैलकुलेट करना है तो हम सेल कितना हुआ, वेरिएबल कॉस्ट कितना है, वो यहां से निकाल आएगा. ब्रेक इवन क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट क्या है उसकी एंड कंट्रीब्यूशन कितना है, इस तरीके से हम ब्रेक इवन क्वांटिटी को कैलकुलेट करेंगे. और कंट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होता है, बी माइनस ए होता है. तो ये फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया अभी, अगर अच्छे से समझ में आया है तो आगे आप न्यूमेरिकल भी कर पाएंगे. कभी कभी न्यूमेरिकल एक पूछा जाता है, तो ये आप पॉइंट समझना है. ठीक है, बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस के लिए. हेल्प इन प्रॉफिट प्लानिंग के लिए अच्छा होता है, असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छा है,
कि उसका प्राइसिंग क्या है, एक्सपेंशन क्या है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होगी। डिटरमाइन मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ द सेफ्टी आपको समझ में नहीं आया, आगे पढ़ेंगे। हाउ मच सेल्स कैन फॉल बिफोर लॉस द अगर, ठीक है, यूजफुल फॉर इवेल्युएटिंग रिस्क इन द प्रोजेक्ट। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंस है ब्रेक इवन एनालिसिस को अगर हम अच्छे से करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब एक पॉइंट है, जैसे कि मतलब मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। मार्जिन ऑफ द सेफ्टी कहता है कि उसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या था और सेल्स क्या है इनटू 100, दिस इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। मार्जिन ऑफ द सेफ्टी डिफरेंस बिटवीन द एग्जैक्टिंग लेवल ऑफ द आउटपुट एंड द लेवल ऑफ द आउटपुट एट द बीपी, दिस इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ द सेफ्टी। इसी में एक पॉइंट आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बताता है, एंगल, दिस इज द एंगल एट विच सेल लाइन कट द टोटल कॉस्ट लाइन। जो भी मैंने दिखाया था पीछे ग्राफ में, वही कह रहा है कि जो अगर जो लाइन है कट कर रही है टोटल कॉस्ट लाइन से, तो द मैनेजमेंट एम द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द इंसिडेंट बिकम द लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस इंडिकेट द हाई प्रॉफिट रेट। ए नैरो एंगल will show that even fixed overhead the are absorb the relative low rate of the return। देखो थोड़ा समझाता हूं ग्राफ से। यहां का मतलब ये, अगर ये वाला जो ग्राफ है इसका एंगल इस तरीके से और बड़ा हो जाए, इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहाँ पे प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। अब ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा, उसकी कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट जो रिवेन्यू कॉस्ट है, वही यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। चलो थोड़ा सा समझते हैं। ये कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, जो न्यूमेरिकल में आपको हेल्पफुल मिलेंगे क्योंकि पूछा जाता है। जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया, ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको फिक्स कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन कॉस्ट को याद रखना पड़ेगा, यानी एफ अपान बी माइनस ए। ओके, नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या होती है, सेल्स कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अगर उसके रेशियो को फाइंड करना है तो कंट्रीब्यूशन कितना है, सेल्स कितना है, वो कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करना है तो सेल्स कितना है और उसका रेशियो कितना है, पी अपॉन वी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर बीईपी को कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट कितना है, पी अपॉन वी रेशियो कितना है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अगर सेल्स यूनिट को कैलकुलेट करने की बात करता है तो फिक्स कॉस्ट क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, फिर कंट्रीब्यूशन क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे ही पढ़ लें, अभी न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलो पढ़ते हैं, जैसे कि अभी हमने काफी ब्रेक इवन एनालाइज को पढ़ लिया है, तो बात करते हैं न्यूमेरिकल के बारे में। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि ए मैन्युफैक्चरिंग फर्म है जहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी है, 18,000 है, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना, 8 पर यूनिट है, कितना 8 पर यूनिट है। तो कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है उसका 13 है। तो आपको बीपी को कैलकुलेट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पीस टू बी प्रोड्यूस टू ब्रेक इवन। ठीक है, तो वैसे मैंने बताया एफ फिक्स कॉस्ट गिवन है आपको, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, और जो सेलिंग प्राइस है वो भी गिवन है। ठीक है, फॉर्मूला जस्ट बताया, बीपी को कैलकुलेट करने, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, एफ अपॉन बी माइनस ए, 18,000 अपॉन 13 माइनस 8, इसको कैलकुलेट किया कितना है, 3600 पीस। तो ये क्या है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट है जो कैलकुलेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल हम और समझते हैं। क्या कह रहा है कि एबीसी कंपनी प्लान टू सेल आर्टिकल एट ए लोकल मार्केट। ठीक है, फिर कह रहा है कि द आर्टिकल आर परचेज एट 5 रुपीज ऑन कंडीशन दैट आयल अनसोल्ड आर्टिकल शैल बी रिटर्न। भैया और क्या हो गया, रिटर्न हो गया, एक हमारा सेल हो रहा है 5 पे। द रिटर्न ऑफ द स्पेस इज 2000, जो रिटर्न हो रही कितना है, 2000 है। द आर्टिकल विल बी सोल्ड एट रुपीज 9, डिटरमाइन द नंबर ऑफ आर्टिकल विच मस्ट बी सोल्ड ए टू ब्रेक इवन पॉइंट। इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, पहले कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट की, तो मैंने बताया फिक्स कॉस्ट होती है, कंट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो कितनी दे दिया, 2000, यहाँ पे दे दिया ना 2000 है। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, ये 9 और ये 5, तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4 हो गया। यहां से इसको डिवाइड किया, कितना 500 पर यूनिट आ गया। सेकेंड इसी में पूछ रहा था, टू अर्न 400 एज ए प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट भी हो रहा है,
क्या है 400 अगर प्रॉफिट है तो क्या वैल्यू आएगी, तो प्रॉफिट अगर हमने मान लिया तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने सोल्ड हो रहे हैं, तो मैंने मान लिया फिक्स प्राइस कितना है प्लस प्रॉफिट। फिक्स प्राइस ऑलरेडी आपका 2000 गिवन है, प्रॉफिट आपको यहाँ पे क्वेश्चन पे गिवन है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कितना आएगा 600 यूनिट, यानी 600 यूनिट हो गई नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी सोल्ड हमने किया। ठीक है, कंपनी शुड सेल 600 यूनिट टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 400। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द कंपनी सेल 750 आर्टिकल तो कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड प्रॉफिट। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मैंने बताया सेल्स माइनस सेल्स एट बीपी अपॉन सेल्स इक्वल इनटू 100। सेल्स कितनी है 750 है और ये हमने बीपी को निकाल लिया है 500 था, इंटू 100 अपॉन 750 सेल्स कितनी हुई, तो 33.3% आ जाएगा। ये क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, प्रॉफिट अगर 750 हो रहा है तो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट में क्या होगा, टोटल रिवेन्यू कितना था और टोटल कॉस्ट कितनी थी। अरे अगर हम प्रॉफिट किसी चीज का निकालते हैं तो टोटल रिवेन्यू कितना था, टोटल हमने कितना उसमें काम किया वो हटाने के बाद ही तो एक्चुअल प्रॉफिट हमारा निकलेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 3000 माइनस 2000 इक्वल 1000, तो ये इसका क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। चलो एक न्यूमेरिकल और समझते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफी लंबा लेक्चर बट आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा क्या है, समझते हैं आगे। प्रॉब्लम थर्ड क्या है कि डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, हमें क्या फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आपको सेल्स गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, क्या उसकी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है और आपके प्रॉफिट गिवन है। देखो अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम पहले कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ये सारी क्या है एक साथ कैलकुलेट होंगी वैल्यू, तो ये 1,50,000 आ गया। ठीक है, तो क्या है रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर हमें फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सेल्स हमारी कितनी है 24, सेल्स कितनी है ये डाटा गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पे जीरो और लगा दो क्योंकि ये एक्चुअल में इतना है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कितने 2440 होगा। ठीक है, 1 2 3 1 0 और रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है फिक्स कॉस्ट क्या है ये हमें कैलकुलेट करनी है, प्रॉफिट कितना है 50,000 है। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 40,000 आएगा और यही दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी था चैप्टर, अगर आप एक एक पॉइंट को समझते हैं न्यूमेरिकल को तो आपको ये बिल्कुल टॉपिक इजी लगने वाला है। ओके, तो चलो एक मिनट हम समराइज करते हैं कि हमने यहाँ पे क्या सीखा। हमने पहले सीखा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों क्रिएट होता है, क्या क्या कारण है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके मेथड कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ पॉइंट न्यूमेरिकल भी देखे छोटे छोटे जो आपके एग्जाम पॉइंट आप इससे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमने पढ़ा ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, उसके एजम्पशंस क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट कहते किसको हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं और इसके क्या न्यूमेरिकल थे। तो थैंक यू वाट दिस वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे।